फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हमने विंशः पाठ विदिशा के कुछ भागों को हमने पढ़ा था। अब जो थोड़ा भाग बच गया है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। कालक्रमेणात्र जैन बौद्ध संप्रदाययोः विकासो अपि सम अभवत्। विशेष रूपेण गुप्त काले चतुर्थ्यां शताब्द्यां रामगुप्ताधिशासिते जैन तीर्थकाणां मूर्तिनिर्माणं च तथा च तासां प्रतिष्ठापनं गोलक्यान्त्यायाः सुपुत्रस्य चेलुकशमणस्य तच्छिष्यस्याचार्य सर्प्यसेनस्य च प्रेरणया कारितम् आसीत्। निकटमेव सांची नगरे बौद्ध संप्रदायस्य स्तूपो वर्तते। अन्ते च सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सादरं प्रणामाः। अनुजेभ्यः हार्दिकः स्नेहः, मित्रेभ्यः शुभाकांक्षां प्रकटीकरोमि। भवदीयः पुत्रः मृदुलः। आगे जो मृदुल हैं वो अपने पिता से विदिशा नगरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काल के क्रम से यहाँ, काल के क्रम अर्थात समय बीतते बीतते यहाँ पर बौद्ध और जैन संप्रदायों का विकास भी समान रूप से हुआ है। क्योंकि जैन और बौद्ध जो धर्म है वो बहुत प्राचीन धर्म नहीं है। बाद के थोड़े बाद के धर्म है जो हमारे हिंदू धर्म में बाद में उत्पन्न हुए धर्म है, तो इनका भी धीरे धीरे विकास हुआ। विशेष रूप से गुप्त काल में चतुर्थ शताब्दी में रामगुप्त के शासन में जैन तीर्थकरों की मूर्तियों का निर्माण और उनकी प्रतिस्थापना गोलकी अंत्या के सुपुत्र चेलुक शमन और उनके शिष्य आचार्य सर्प्यसेन की प्रेरणा से करवाया गया था। पास में ही सांची नगर में बौद्ध संप्रदाय का स्तूप और बौद्ध भिक्षुओं का स्थान भी है, निवास स्थान भी है। क्योंकि जो पुराने समय में बौद्ध भिक्षुक रहते थे वो भी अपने जो निवास स्थान बनाते थे उसको कहा जाता था, स्तूप कहा जाता था। सांची का बौद्ध स्तूप बहुत विश्व प्रसिद्ध है। जैसे इस तरह से बाद में सारे धर्मों का तो विकास हुआ ही, जैन और बौद्ध धर्म का भी विकास उस ओर भी होने लगा। और सांची नगर जो है ये भी एक प्रसिद्ध नगर है जो कि बौद्ध और जैन संप्रदाय का स्तूप कहलाता है। अंतेचा, और जब ये मृदुल जो है वो अपने पिता को पत्र लिख रहे थे ना, अभी अपने पत्र में ही उन्होंने विदिशा नगरी का इतना विस्तृत वर्णन किया है कि एक एक जो विशेषताएं हैं विदिशा नगरी की वो उन्होंने अपने पत्र में लिखी हुई है कि किस तरह से कहाँ पर कौन सी मूर्तियां स्थित हैं और किस किस शासक ने वहाँ पर शासन किया और कौन कौन से मंदिर बनाए, इस तरह के सारे वर्णन उन्होंने किए हैं। और अंत में उन्होंने अन्ते च सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सादरम प्रणामाः, और अंत में सभी ज्येष्ठ अर्थात सभी बड़ों को सादर प्रणाम। अनुजेभ्यः हार्दिकः स्नेहः, और जो छोटे हैं उनको हृदय से स्नेह। मित्रेभ्यः शुभाकांक्षा प्रकटीकरोमि, और मेरे मित्रों को मेरी शुभकामनाएं देना, ऐसा कहते हैं अपने पिता से। भवदीयः पुत्रः, आपका पुत्र मृदुलः। तो इस तरह से एक आपको इस पाठ के द्वारा ये भी पता चलता है कि किस तरह से हम एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं अपने पिता को, अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, और हम किस तरह से किसी स्थान का साहित्यिक महत्व बता सकते हैं, ऐतिहासिक महत्व बता सकते हैं। और इस पाठ से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि एक तो हमको ये बात ज्ञात हुई कि मध्य प्रदेश में कितने अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थल हैं जो ऐतिहासिक महत्व भी रखते हैं। तो ये जो विदिशा है वो तो भ्रमण करने योग्य स्थान है जहाँ पर जाने से हमको अपने इतिहास के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो हम बिना देखे
उस जगह पे गए बिना हम उस स्थान के महत्व को हम नहीं जान सकते। तो विदिशा जो है एक साहित्यिक नगरी है जिसका कि ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ही प्राचीन है, पुराना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।